हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा आपके साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 और बहुत ही जल्दी ये चैप्टर भी कंप्लीट होने वाला है और इसके बाद मैं लेकर आऊँगा पार्ट फर्स्ट के PYQs। तो आप ऐसे ही जैसे वीडियो को प्यार दे रहे हैं ऐसे प्यार देते रहिए और इसी तरीके से जैसे मैं बता रहा हूँ आप फॉलो कीजिए। सारे चैप्टर्स को करने के बाद देखो पैटर्न क्या है, पहले आप सारे चैप्टर्स के नोट्स कवर करेंगे, सारे के सारे चैप्टर को कवर करने के बाद जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो ही PYQ करना। डायरेक्ट PYQ करना मतलब समझ में नहीं आएंगे आपको अगर आप डायरेक्ट PYQ करोगे। एक बार अगर आप थोड़ा सा भी अगर कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लोगे ना, थोड़ा सा भी समझ लोगे तो PYQ करना फिर ईजी हो जाएगा। हाँ, विदाउट PYQ आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे एग्जाम में, क्योंकि उससे ऐसा भी होता है कि हमें क्वेश्चंस का आइडिया हो जाता है। अगर आप क्वेश्चंस को ढंग से नहीं करोगे, बार बार उनको प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो जो क्वेश्चंस आपको आता भी होगा वो भी नहीं हो पाएगा। तो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के बाद आपको PYQ करने बहुत ज़्यादा जरूरी है। PYQ मस्ट है। और उससे पहले आपको जितने भी नोट्स हैं उनको रीड आउट भी करना है, ठीक है। तो मेरे पढ़ाने के बाद नोट्स को रीड आउट करना है और किसी को नोट्स की रिक्वायरमेंट तो मुझे बता देना, नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सारे चैप्टर्स के पूरे कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स भी, और साथ के साथ जो कंप्यूटर टाइप वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो भाई यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर, बहुत सारे टॉपिक्स करा दिए थे, बहुत सारे रह रहे हैं अभी तो करा देंगे जल्दी से। सो व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म इन्वॉल्व्ड। तो रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मीनिंग है वो आगे बात करेंगे। सो टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट, रेट के बेस पर रिएक्शन कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। एक होती है बहुत फास्ट होने वाली रिएक्शन, एक होती है बहुत स्लो होने वाली रिएक्शन, और एक होती है मॉडरेट रिएक्शन जो ना बहुत ज़्यादा फास्ट हो ना बहुत ज़्यादा स्लो हो। तो हम जो स्टडी करते हैं इस पूरी की पूरी केमिकल काइनेटिक्स में वो मॉडरेट के करते हैं, मॉडरेट रिएक्शन इनकी स्टडी करते हैं हम, ठीक है। अब आ जाते हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन। सो रेट ऑफ रिएक्शन मींस स्पीड ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स विद टाइम। तो टाइम के साथ कंसंट्रेशन में जो चेंज आएगा उसे बोलेंगे हम रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट उसे क्या क्या बोलते हैं हम? स्पीड। तो स्पीड को बोलते हैं हम डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ डिस्टेंस को रिप्लेस कर दो कंसंट्रेशन से। तो स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड और इसकी यूनिट होती है मोल्स पर लीटर पर सेकंड, क्योंकि कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल्स पर लीटर। तो ये होगा रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स एक इंडिविजुअल सब्सटेंस के रेस्पेक्ट में कैसे रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं वो ये रहा। तो माइनस रिप्रेजेंट करेगा डिक्रीज इन कंसंट्रेशन और प्लस रिप्रेजेंट करेगा इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, और जो उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देना उसकी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस को। तो अब आ जाते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो अपीयरेंस होगी प्रोडक्ट और डिसअपीयर होगी रिएक्टेंट्स। तो डिसअपीयरेंस हो या अपीयरेंस हो, आपको स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लेना है, उनके कंसंट्रेशन में चेंज लेना है टाइम के साथ, वो इंडिविजुअल का अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस आ जाएगा। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है इंस्टेंट ऑफ टाइम में स्मॉल चेंज और इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट इन इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो dx क्या है? स्मॉल टाइम और स्मॉल कंसंट्रेशन, और dt क्या है? स्मॉल टाइम। एक ग्राफ से रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने वाले मेथड्स हैं, मैंने कल बताए थे। तो ये दोनों ग्राफ जो मैंने बनाए हुए हैं यहाँ पर, जो 2 कर्व बना रखे हैं, ये हैं दोनों कर्व कंसंट्रेशन और टाइम के वर्सेस कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम।
और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम है, तो टाइम के साथ साथ जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी टाइम के साथ। तो अब जो इसका स्लोप आएगा, इसका स्लोप वो बताएगा इस रिएक्शन के रेट को। तो हम इस रिएक्शन के रेट को कैसे मेजर करेंगे? सो रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू स्लोप एंड स्लोप कैन बी कैलकुलेटेड एज tan थीटा एंड और भी तरीके हैं। एक तरीका है tan थीटा, दूसरा है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपको, और तीसरा तरीका है अगर इक्वेशन गिवन है लीनियर इक्वेशन तो y इक्वल टू mx प्लस c से कंपैरिजन कर देना, m जो होगा वो रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ये थीटा गिवन है, थीटा से हमने tan थीटा निकाल लिया, वही रेट ऑफ रिएक्शन देगा। अब आ जाते हैं हम फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स ये रहे। सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, घटेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी घटेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, ठीक है, और टेम्परेचर कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने से। और एवरी 10 डिग्री राइज पर डबल हो जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। क्यों? बिकॉज इट डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द मोलिक्यूल्स, तो मोलिक्यूल्स की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं कैटलिस्ट, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्टेड करते हैं। सरफेस एरिया, तो एज द सरफेस एरिया इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीजेज, तो सरफेस एरिया बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो सम केमिकल रिएक्शन व्हेन एक्सपोजर विद लाइट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। स्टेबिलिटी, when the stability of product increases rate of reaction increases। physical state, gas phase reactions reacts faster than liquid and solid। rate constant, so rate constant कहाँ से आ गया? अभी तो law of mass action आना चाहिए था, ये रहा law of mass action। according to this law the rate of reaction is directly proportional to the product of concentration of reactant raised to the power of their stoichiometric coefficient। तो ये आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये दोनों रिएक्टेंट है, इनकी पावर इनके कोफिशिएंट। के है यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसे बोलते हैं हम रेट कांस्टेंट। के इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। तो के की डेफिनेशन आ जाती है एग्जाम में। के की डेफिनेशन मुझे कैलकुलेट करनी हो तो अगर मैं इसे 1 मोल पर लीटर ले लूँ, इसे 1 मोल पर लीटर ले लूँ, तो ये बन जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के। रेट कांस्टेंट, सो रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द rate of reaction when the concentration of each reactant is taken as unity, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये है के की वैल्यू इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, ठीक है। तो एज द वैल्यू ऑफ के इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीजेज। नंबर 2, डिफरेंट रिएक्शन हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ के। अलग अलग रिएक्शन के लिए के की वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है, क्योंकि उनका रेट अलग अलग होता है। अब लेकिन एक इंडिविजुअल रिएक्शन के लिए, कोई पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए के की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, ठीक है। और फिर उसमें जो चेंज आएगा रेट ऑफ रिएक्शन में वो आएगा कंसंट्रेशन की वजह से, ना कि के की वजह से। के की वैल्यू फिक्स होती है एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। एक पर्टिकुलर मैं कोई सी रिएक्शन ले लूँ तो उसके लिए के की वैल्यू हमेशा फिक्स होगी, लेकिन वो चेंज हो जाएगी रिएक्शन टू रिएक्शन। इन ए पर्टिकुलर रिएक्शन इट इज इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन। तो एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ये कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट होती है वैल्यू। कंसंट्रेशन बढ़ेगी घटेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा और बढ़ेगा, वो कंसंट्रेशन की वजह से हो के की वैल्यू फिक्स होती है, वो इंडिपेंडेंट है। इट्स यूनिट चेंज एज द पावर ऑफ कंसंट्रेशन चेंज, तो इसकी यूनिट चेंज हो जाती है लेकिन एक पर्टिकुलर रिएक्शन की फिक्स होती है यूनिट। तो डिफरेंस बिटवीन रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन, इन दोनों में कंफ्यूजन होती है बच्चों को, इसलिए इन दोनों में डिफरेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो स्पीड है और रेट कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू नहीं है, ठीक है। इसकी कुछ भी वैल्यू आ सकती है, इसकी एक रिएक्शन की फिक्स वैल्यू होती है। इसकी हर टाइम पर रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता रहता है। इट चेंज व्हेन द कंसंट्रेशन चेंज, बट ये कंसंट्रेशन पे चेंज नहीं होते। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। इट इज इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन। इट्स यूनिट इज ऑलवेज, इसकी यूनिट हमेशा मोल पर लीटर पर सेकंड होती है और इसकी यूनिट डिपेंड करती है भाई रिएक्शन के रेट पर, ठीक है।
रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन करते हैं भाई। तो क्या है रेट लॉ एक्सप्रेशन, फिर मोलिकुलरिटी। सो लेट अस कंसिडर A moles of A reacts with B moles of B to form C moles of C and D moles of D. So according to law of mass action, according to law of mass action, law of mass action के according rate is equals to K concentration of A raised to the power A concentration of B raised to the power B. ये होता है रेट लॉ एक्सप्रेशन, बट दिस इज नॉट रेट लॉ एक्सप्रेशन, दिस इज लॉ ऑफ मास एक्शन, दिस इज लॉ ऑफ मास एक्शन, ये लॉ ऑफ मास एक्शन है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है, तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, तो रेट लॉ ये कहता है कि किसी भी रिएक्शन का रेट वो डिपेंड नहीं करता है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स पर, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर ए की कंसंट्रेशन की पावर में कोई भी वैल्यू हो सकती है और बी की कंसंट्रेशन की पावर पर कोई भी वैल्यू हो सकती है, जिस पर रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। तो रिएक्शन का रेट जिस पर डिपेंड करेगा उतनी ही पावर हम यूज करेंगे, और रिएक्शन का रेट डिपेंड करने को, इसके कंसंट्रेशन की पावर को हम रिफाइंड करते हैं ऑर्डर से। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अब जैसे आपसे कोई पूछे कि यहाँ पर x क्या है, तो x वो पावर है जिस पर रिएक्शन का रेट डिपेंड कर रहा है। तो क्या a पर रिएक्शन का रेट डिपेंड कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ये कंफर्म नहीं है। जैसे मान लो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन ले रहा हूं मैं, और वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है ये H2 प्लस Cl2 टेंड्स टू 2HCl। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन इसकी इक्वेशन ये बननी चाहिए, रेट इक्वल्स टू K H2 रेज टू द पावर 1 Cl2 रेज टू द पावर 1। बट ये इसकी इक्वेशन नहीं होती है, इसकी जो एक्सपेरिमेंटल प्रूव्ड इक्वेशन है वो ये होती है, रेट इक्वल्स टू K H2 रेज टू द पावर 0 Cl2 रेज टू द पावर 0। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ना तो इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता, ना ही इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता। ये रिएक्शन या तो एक्सट्रीमली वेरी स्लो है या एक्सट्रीमली वेरी फास्ट है, ठीक है, इन दोनों में से कोई केस है। तो इस रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं करता है किसी की भी कंसंट्रेशन पर। तो ये है हमारी रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये है रेट लॉ एक्सप्रेशन, दिस इज रेट लॉ एक्सप्रेशन। अगर मैं बोलूं ए और बी की वैल्यू क्या है, तो ए और बी की वैल्यू है 1 और 1, और x और y की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0 है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग a 1 है और b भी 1 है, लेकिन रेट लॉ के अकॉर्डिंग a भी 0 है और b भी 0 है। तो ये 0 क्यों है, क्योंकि इस रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं कर रहा है किसी की भी कंसंट्रेशन पर। तो अब आई होप अब आप समझ गए होंगे। तो अब जैसे मैं किसी भी इक्वेशन को लूँगा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो मैंने एक रिएक्शन ले ली, और रिएक्शन ये है, अब मैं आपसे बोल रहा हूं बेटा इस रिएक्शन का रेट लिखो, तो आप लॉ ऑफ मास एक्शन से लिखोगे रेट इक्वल्स टू K N2 रेज टू द पावर 1 और H2 रेज टू द पावर 3, बट ये गलत है। इसका जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है वो लिखा जाएगा एक्सपेरिमेंट से, इट कैन बी रिटन बाय एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट से रिटन लिखोगे आप इसे, तो रेट इक्वल्स टू N2 रेज टू द पावर कुछ भी हो सकती है और H2 रेज टू द पावर कुछ भी हो सकती है, वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चलेगा। तो सपोज करो यहाँ पे आ गया 1/2 और यहाँ पे आ गया 1/2, ठीक है। तो ये है रेट लॉ एक्सप्रेशन जिसमें एक्चुअल एक्सपेरिमेंट से पता चला कि इस रिएक्शन का रेट N2 की कितनी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है, और H2 की कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, H2 की कंसंट्रेशन की कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक। तो याद रखना रेट लॉ एक्सप्रेशन आपको गिवन होगा, हमेशा क्वेश्चन में रेट लॉ एक्सप्रेशन गिवन होगा। दिस इज रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन गिवन टू यू इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव डाटा है। आप जब एग्जाम में क्वेश्चन करोगे आप उसको वहां पर एक्सपेरिमेंट करके थोड़ी ना दिखाओगे, तो वहां पर क्वेश्चन
पेपर जब आपको मिलेगा वहां पर एक टेबल गिवन होगी, उस टेबल में डाटा गिवन होगा और उस डाटा से आप रेट लॉ एक्सप्रेशन बना सकते हो और उनके पावर को मेजर कर सकते हो इजीली। तो मोलिकुलैरिटी आ जाता है, एक नया टॉपिक। मोलिकुलैरिटी क्या है? सो मोलिकुलैरिटी इज डिफाइंड एज molecularity is defined as the number of reacting species in नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, थोड़ा सिंपल बना देता हूं रिएक्शन को। नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। तो किसी एक एलिमेंट्री रिएक्शन में दो इसकी डेफिनेशन बनेगी। वैसे यही है मेन, पर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए अलग से होता है इसका तरीका कैलकुलेट करने का। अब जैसे देखो कोई एक एलिमेंट्री रिएक्शन का मीनिंग होता है सिंगल स्टेप रिएक्शन। सिंगल स्टेप मतलब वन स्टेप रिएक्शन। तो वन स्टेप रिएक्शन में नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। अब देखो जैसे मान लो H2 O2, ये डिकम्पोज हो जाएगा H2O में और O2 में। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो डिकम्पोज हुए इसमें 1 है। तो इस रिएक्शन को बोलेंगे हम यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। और यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन की मोलिकुलैरिटी होती है 1। मोलिकुलैरिटी क्या होती है यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन की? 1। अब जैसे H2 और Cl2 ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं और ये बना देंगे 2HCl। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, इसे बोलते हैं बाई मोलिकुलर रिएक्शन। दो मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, बाई मोलिकुलर रिएक्शन। ये बाई मोलिकुलर मतलब इसकी मोलिकुलैरिटी क्या है? 2। इसकी मोलिकुलैरिटी है 2। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पर है ट्राई मोलिकुलर रिएक्शन मतलब इसकी मोलिकुलैरिटी कितनी है? 3। तो 3 से अब रेयर होती है एलिमेंट्री रिएक्शन की मोलिकुलैरिटी। सो मोलिकुलैरिटी ग्रेटर देन 3 इज वेरी रेयर। हो सकती है पॉसिबल टेट्रामोलिकुलर, लेकिन फिर वो हो जाती है मल्टी स्टेप में, कई सारे स्टेप में हो जाती है, मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में होती है। फिर मोलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन ग्रेटर देन 3 इज वेरी रेयर, बहुत रेयर है। ठीक, क्यों रेयर है भाई? जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होंगे तो रिएक्शन एक स्टेप में होनी बंद हो जाएगी, एलिमेंट्री रिएक्शन होनी पॉसिबल नहीं है। अब देखो जैसे मान लो मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कैसे मैं मोलिकुलैरिटी को मेजर करूंगा? सबसे पहली बात तो यह है बैलेंस केमिकल इक्वेशन सिंगल स्टेप का ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोलिकुलैरिटी। सो मोलिकुलैरिटी हैज नो मीनिंग, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए मोलिकुलैरिटी का कोई मीनिंग नहीं है। ये एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए होती है, उसी से पता चलता है कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं। अब तो फिर कैसे इससे मेजर करेंगे? तो इसका एक तरीका है। मोलिकुलैरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए इसकी कोई मीनिंग नहीं है, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो इफ एनी रिएक्शन involved in various steps
द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स in rate determining step, number of molecule in rate determining step is called its molecularity, is called its molecularity. एग्जाम्पल, भाई एक रिएक्शन हो रही है, उसमें प्रोडक्ट बन रहा है ए से डी। अब ये कई स्टेप में हो रही है रिएक्शन। इसका स्टेप फर्स्ट है कि ए से 2B बना, स्टेप 2 2B से C बना, स्टेप 3 3C से D बना। अब इस रिएक्शन को देख के मैं बोलूंगा आपसे मोलिकुलैरिटी बताओ, तो आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन से बताओगे मोलिकुलैरिटी है इसकी 1। सो वी कैन नॉट डिटरमाइन द मोलिकुलैरिटी ऑफ ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ये पता नहीं चलता कि रिएक्शन कितने स्टेप में हो रही है। ठीक है, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है, ये और इंपॉर्टेंट बात है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज स्लोएस्ट स्टेप। स्लोएस्ट मतलब जितने भी रिएक्शन हो रही है उनमें जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप है उसे बोलते हैं वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब इसमें तीनों में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, या तो इन तीनों का रेट गिवन होगा, रेट गिवन नहीं है तो या ये लिख देंगे स्लो, फास्ट, वेरी फास्ट। तो अब ये रिएक्शन यहां से देख के पता चल रही है मोलिकुलैरिटी 1, तो मोलिकुलैरिटी इसकी 1 नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि मैं आप बताऊंगा इसकी मोलिकुलैरिटी 1 क्यों नहीं है। चलो एक बार इसकी मैं ये चेंज कर देता हूं, नहीं तो 1 ही आ जाएगी, फिर आप बोलोगे कि यार सर ये तो 1 आ रही है। अब इन 3 स्टेप को देखो, ये स्टेप है फास्ट, ये स्टेप है वेरी फास्ट और ये स्टेप है स्लो। मतलब इन तीनों में सबसे स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है, ये वाला स्टेप। अब इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लो, इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स 2, तो इस रिएक्शन की इसकी मोलिकुलैरिटी है 2। मोलिकुलैरिटी कितनी है इसकी 2। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन को आप देख के नहीं बता सकते रिएक्शन कितने स्टेप में हो रही है और उसकी मोलिकुलैरिटी क्या है। ठीक है, अब देखो जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, एक रिएक्शन है SN1 मैकेनिज्म एंड SN2 मैकेनिज्म। आप देखो CH3Cl प्लस KOH। अब आपसे मैं बोलूं प्रोडक्ट बन रहा है बेटा CH3OH प्लस KCl, बताओ इसकी मोलिकुलैरिटी क्या है। और एक रिएक्शन ये है CH3 थ्राइस CCl प्लस KOH, और ये बन जाएगा CH3 थ्राइस COH प्लस KCl। तो इसकी मोलिकुलैरिटी बताओ और इसकी मोलिकुलैरिटी बताओ, दोनों की मोलिकुलैरिटी बताओ। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ KOH 1, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड 1, 2, तो ये तो बाइमोलिकुलर रिएक्शन हो गई, मतलब SN2 हो गई। बिल्कुल सही बात है, ये प्राइमरी है, प्राइमरी से भी क्या है, ये मिथाइल है, तो ये SN2 के अकॉर्डिंग चलेगी। ये टर्शरी है, ये SN1 के अकॉर्डिंग चलेगी। लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो इसमें भी 2 हैं, एक मॉलिक्यूल तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, एक टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड का। लेकिन प्यारे बच्चों ये रिएक्शन होती है 2 स्टेप में, 2 स्टेप में होती है ये वाली रिएक्शन। तो इस रिएक्शन की बैलेंस रिएक्शन को देख के आपने मोलिकुलैरिटी जज की होगी 2, गलत है वो। ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, स्टेप फर्स्ट में कार्बोकैटायन बनेगा सबसे पहले। ये जो कार्बोकैटायन आपका बनेगा ना, ये बनेगा स्लो स्टेप में, और स्लो स्टेप में जो कार्बोकैटायन बना, और दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, मतलब QH से रिएक्शन होगी दूसरे स्टेप में। तो यहां पर ये बन जाएगा CH3 थ्राइस
अब मुझे एक बात बताओ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं दोनों में? इसमें भी 2, इसमें भी 2। इसका आंसर 2 है, लेकिन इसका आंसर 1 है। क्यों है 1? इसका भी 2 होना चाहिए था। तो ये जो है ना, दोनों का सम करके मैंने ये एक इक्वेशन लिख दी। लेकिन भाई ये इक्वेशन मल्टी स्टेप रिएक्शन है। ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जो कई स्टेप में होती है, और जो एक सिंगल स्टेप में होती है उसे बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। तो ये एलिमेंट्री है, सिंगल स्टेप में होने वाली रिएक्शन है। नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स 2 है, मॉलिक्यूलरिटी 2। यहाँ पर 2 स्टेप में हो रही है। नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स कैसे पता चलेंगे कितने हैं? तो आप तो इन्हें देख के बता दोगे? नहीं, जब रिएक्शन कई स्टेप में हो रही हो तो सारे स्टेप को देखो, और जो उनमें स्लोएस्ट स्टेप है ये फास्ट होगी रिएक्शन, क्योंकि ये OH नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो रिएक्शन होगी फास्ट। तो स्लो स्टेप, फास्ट स्टेप। स्लो स्टेप के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है 1, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी होगी 1, इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं हम SN1 रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? 1, इसलिए इसे बोलते हैं हम SN1। तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमोलिकुलर, टर्शियरी होती है, प्राइमरी होती है बाइमोलिकुलर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। नंबर इसका वेटेज सबसे ज्यादा है, और 100% एग्जाम में इसमें से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 100%, नो डाउट। न्यूमेरिकल भी इसी में से ही आएगा, थ्योरी भी इसी में से आ जाएगी, सब कुछ इसी में आएगा, डेफिनेशन वगैरह सब A to Z। तो चलो भाई, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है हमारे सिलेबस में और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो सबसे पहले करते हैं हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अब यही फॉर्मूले भी करूंगा इसके रेट कांस्टेंट के। दोज रिएक्शंस, या पहले बताऊं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहां से आ गई? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, order of reaction is defined as, order of reaction is defined as sum of the powers of concentration terms in rate law एक्सप्रेशन या रेट लॉ इक्वेशन। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन या रेट लॉ इक्वेशन में कंसंट्रेशन टर्म्स की जो पावर होगी उनका सम कर दोगे तो वो बन जाएगी आपकी ऑर्डर। A मोल्स ऑफ A, B मोल्स ऑफ B रिएक्ट्स विद C मोल्स ऑफ C, D मोल्स ऑफ D। अच्छा, आपको मोलिकुलरिटी और ऑर्डर में डिफरेंस पता चल जाएगा। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई, मोलिकुलरिटी बताओ, इसकी मोलिकुलरिटी क्या होगी? ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, मोलिकुलरिटी क्या होगी? आप बोलोगे सर A प्लस B, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ ऑर्डर क्या होगा? तो भाई ऑर्डर नहीं बता सकता मैं इसका ऐसे। रिएक्शन को देख के हम ऑर्डर को कैलकुलेट नहीं कर सकते बिल्कुल भी। ऑर्डर को कैलकुलेट किया जा सकता है एक्सपेरिमेंटल डाटा से या रेट लॉ एक्सप्रेशन से, रेट लॉ इक्वेशन से। तो यहाँ पे ब्रैकेट में गिवन है रेट लॉ एक्सप्रेशन R इक्वल्स टू K concentration of A raised to the power X, concentration of B raised to the power Y। तो इस रिएक्शन का जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है वो ये है, ये गिवन होगा आपको हमेशा। उसकी कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर हो जाएगी X प्लस Y। ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, आप उससे पता लगाना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है और मोलिकुलरिटी क्या है। अब इस रिएक्शन का जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है वो गिवन है dx by dt इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ H2 रेज टू द पावर 0, कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 रेज टू द पावर 0। ये है, और क्वेश्चन है व्हाट इज द मोलिकुलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन, व्हाट इज द मोलिकुलरिटी एंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन। ऑर्डर बताओ और मोलिकुलरिटी बताओ। तो प्यारे बच्चों, इस रिएक्शन में नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 1 and 1 2। और ऑर्डर रेट लॉ एक्सप्रेशन पे चले जाओ, रेट लॉ एक्सप्रेशन बोल रहा कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर कितनी है? 0 प्लस 0,
ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इस रिएक्शन का ऑर्डर है 0। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। इससे अच्छा आपको कोई बता भी नहीं सकता। आप खूब चक्कर खा लेना, चक्कर आ जाएंगे, आपको ऑर्डर समझ में नहीं आएगा, ना मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस पता चलेगा। ठीक है, चलो बहुत हो गया ये। अब ले लेते हैं हम फॉर्मूलेस एंड नंबर 1, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर किसी का ऑर्डर 1 आ रहा हो, जैसे मान लो मेरे पास कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। क्वेश्चन है, मेरे पास कोई सब्सटेंस है, उसका रेट 2 मोल्स ऑफ ए टू फॉर्म बी, और रेट लिखा हुआ है इसका, रेट लिखा हुआ है इसका के, कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर 1। अब बताओ मॉलिक्यूलरिटी क्या है? तो आप बोलो मॉलिक्यूलरिटी, नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स 2, ऑर्डर क्या है, रेट लो एक्सप्रेशन, उसकी पावर क्या है 1। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर का सम जितना आएगा वो फर्स्ट ऑर्डर, वो है ऑर्डर। अब जैसे ये रिएक्शन है A प्लस बी टू फॉर्म C, A और B रिएक्ट करके C बना रहे हैं। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी, और रेट दे रखा है इसका, रेट इक्वल्स टू A रेज टू द पावर 1 B रेज टू द पावर 1। तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 1 + 1 2, और ऑर्डर कितना आ जाएगा, कंसंट्रेशन टर्म्स 1 + 1 2। तो सेम आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी दोनों की 1 पावर पे डिपेंड करना। 2A + B बन रहा है C, रेट दे रखा है, रेट इक्वल्स टू K, कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर 1/2, कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू द पावर 3/2। ठीक है, इसका बताना है मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर। तो मॉलिक्यूलरिटी इक्वल्स टू 2n + 1 3, ऑर्डर इक्वल्स टू 1/2 + 3/2, रेड एंड आधा 2, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब इसका रेट है A रेज टू द पावर 2 या 1/2 एंड B रेज टू द पावर 2, और मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर बताओ। तो मॉलिक्यूलरिटी तो हो जाएगी 2 + 1 3, और ऑर्डर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑर्डर हो जाएगा 1/2 + 2 5/2। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, मॉलिक्यूलरिटी क्या है, दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा। इसमें एक छोटा सा टॉपिक और ऐड कर दूं, हाउ टू कैलकुलेट यूनिट को कैसे कैलकुलेट करेंगे ऑफ के की यूनिट को कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखो जैसे ये इक्वेशन है 2A + B C बन रहा है, क्वेश्चन में गिवन है रेट इक्वल्स टू A रेज टू द पावर 1 और B रेज टू द पावर 0। K की यूनिट कैलकुलेट करो तो दो तरीके हैं इसके, एक तो ऑर्डर वहां से कैलकुलेट करो, 1 + 0 कितना आ गया, ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर आ गया। तो ऑर्डर अगर आपको पता चल गया तो आप K की यूनिट कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूले से, यूनिट ऑफ K इक्वल्स टू मोल्स पर लीटर रेज टू द पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स, वेयर n क्या है, वेयर
n इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रख दो यहां पर, ऑर्डर पता है तो k की यूनिट, इक्वल्स टू मोल्स पर लीटर रेज टू द पावर 1 माइनस n की वैल्यू क्या आ गई 1 सेकेंड इनवर्स, तो मोल्स पर लीटर रेज टू द पावर 0, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो वैल्यू होती है k की वो होती है सेकेंड इनवर्स। ठीक है, मान लो आपको कैलकुलेट करनी है जीरो ऑर्डर की, जीरो ऑर्डर की, तो यूनिट ऑफ k, तो जीरो ऑर्डर में n की वैल्यू क्या आ गई 0, तो यूनिट ऑफ k फॉर जीरो ऑर्डर, तो मोल्स पर लीटर 1 माइनस 0 सेकेंड इनवर्स, तो मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। तो याद रखना जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन दोनों की यूनिट होती है सेम। अगर कहीं पे लिखा हुआ रेट इक्वल्स टू के, रेट इक्वल्स टू के का मतलब रिएक्शन कैसी है, रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्यों? क्योंकि के और रेट दोनों इक्वल है, तो के और रेट जब इक्वल हो सकते हैं जब रिएक्शन जीरो ऑर्डर हो। तो देखो रेट की यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकंड, तो के की भी यही आ रही है, तो इसका मतलब के और रेट दोनों सेम है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में सेम होती है। अब मान लो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालनी है यूनिट, n इक्वल्स टू 2 रख देना फॉर्मूले में, तो ये बन जाएगा यूनिट ऑफ के फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ये आ जाएगा मोल पर लीटर रेज टू द पावर 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स, तो मोल 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 लीटर, माइनस 1 इंटू माइनस 1 लीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये सेकेंड ऑर्डर की है। ये आया कहां से फॉर्मूला भाई, सपोज करो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन n पावर ऑफ कंसंट्रेशन ए की कंसंट्रेशन के n पावर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो देखो यहां पर A से बन रहा है सब्सटेंस B और ये n है इसके, और इसकी n पावर पे डिपेंड कर रहा है इस रिएक्शन का रेट। तो मैं कैसे लिखूंगा रेट लो एक्सप्रेशन, तो रेट लो एक्सप्रेशन इक्वल्स टू k a रेज टू द पावर n। तो रेट की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू के, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल्स पर लीटर, अब इसकी पावर क्या आ जाएगी n, तो k इक्वल्स टू मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, ये तो आ गई है अपॉन, ये चला जाएगा नीचे मोल पर लीटर रेज टू द पावर n, इसे ऊपर पहुंचा दो। जब इसे ऊपर पहुंचा दूंगा मैं तो मोल्स पर लीटर दोनों सेम है, तो मोल्स पर लीटर इसकी पावर क्या है यहाँ पर 1, तो 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। तो यूनिट ऑफ के आप ऐसे कैलकुलेट करना, याद रखना हमेशा। ठीक है, तो किसी भी इक्वेशन में आप और ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको रेट लो एक्सप्रेशन गिवन है। अब देखो जैसे ये है रेट लो एक्सप्रेशन मुझे गिवन था इसमें, तो मैं आराम से निकाल लेता इससे यूनिट, ये रहा फॉर्मूले से तो मैंने बता ही दिया। अब देखो जैसे मुझे ये गिवन है, यार क्या है, फॉर्मूले से तो मैंने कैलकुलेट कर ही दिया। अब सपोज करो ये गिवन है रेट इक्वल्स टू के ए रेज टू द पावर फर्स्ट ऑर्डर बी रेज टू द पावर सेकंड ऑर्डर, के की यूनिट कैलकुलेट करो, तो रेट की यूनिट लिख लो मोल पर लीटर पर सेकंड, के ए की यूनिट मोल पर लीटर, इसकी तो पावर 1 है, बी की यूनिट मोल पर लीटर, दोनों की यूनिट सेम होगी, कंसेंट इसका स्क्वायर है, तो K इक्वल्स टू मोल पर लीटर पर सेकेंड अपॉन पावर 2 and 1 3, तो मोल पर लीटर पावर क्या आ जाएगी 3। अब इसे सॉल्व कर देना, ठीक है, इसे सॉल्व कर दोगे तो K की यूनिट आ जाएगी, यूनिट ऑफ K इक्वल्स टू, यहाँ 3 है और वहां पर 1 है, तो ये -3 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा -2 लीटर। यहाँ पर -3 है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 3 - 2 सेकेंड इनवर्स। तो ये थर्ड ऑर्डर की मतलब इस इक्वेशन के लिए बता दी मैंने। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर
रिएक्शन। आपके सिलेबस में दो है, एक तो जीरो ऑर्डर, एक फर्स्ट ऑर्डर। दोज रिएक्शंस इन विच रेट डिपेंड्स अपॉन रेट ऑफ रिएक्शन, रेट का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, डिपेंड्स अपॉन जीरो पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जैसे भाई ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं और वो बना रहे COD, तो इस रिएक्शन का जो रेट है वो ए की जीरो पावर पे डिपेंड कर रहा है और बी की जीरो पावर पे डिपेंड कर रहा है। मतलब और अगर मैं बोलूं इसे, और रेट ऑफ रिएक्शन does not depend upon the concentration of reactants, does not depend upon the concentration of reactants। तो वो रिएक्शन जिसमें रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ना करता हो, वो क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है या इसकी पावर जीरो पे करता हो। अब याद रखना ये बात, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट इक्वल्स टू K होता है, क्योंकि यहाँ पर पावर मतलब यहाँ पर वैल्यू कुछ भी हो, पावर जीरो है, वैल्यू कुछ भी हो, पावर जीरो है, तो ये हमेशा 1 बन जाएगा। तो रेट इक्वल्स टू K होता है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रेट इक्वल्स टू K होता है। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करूंगा, रेट कांस्टेंट तो K से कैलकुलेट करूंगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा R0 भाई रेट कांस्टेंट, रेट के इक्वल आएगा। रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन अपॉन टाइम चेंज। ये बन जाएगा फॉर्मूला फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दिस इज द रेट कांस्टेंट फॉर्मूला, रेट कांस्टेंट फॉर्मूला फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसका स्लोप वही बताऊं या आगे बताऊं, आगे बताऊंगा, चलो एक साथ बताऊंगा, आपको फिर अच्छा लगेगा। तो इस फॉर्मूले को लिख लो भाई। अब आ जाते हैं नंबर 2, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। Those reactions in which rate of reaction depends upon first power of कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स की फर्स्ट पावर पे जिसका रेट डिपेंड करे वो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे कि सपोज करो A और B दो रिएक्टेंट है, रिएक्ट करके बना रहे हैं C, तो इस रिएक्शन का जो रेट लो एक्सप्रेशन है ये कैलकुलेट एक्सपेरिमेंट से आया, विदाउट एक्सपेरिमेंट हम इसे कर नहीं सकते। तो रेट इक्वल्स टू, अब इसका दे दिया कंसंट्रेशन ऑफ A इसके पावर 1 और कंसंट्रेशन ऑफ B इसकी पावर 0। तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनके कंसंट्रेशन के फर्स्ट पावर पे डिपेंड कर रहा है। मतलब ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1 + 0 1, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो है जिसमें रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के फर्स्ट पावर पे डिपेंड करे रिएक्शन का रेट, वो फर्स्ट ऑर्डर है। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वो मैं अभी आपको कैलकुलेट करके दिखा दूंगा। या बहुत सिंपल है, सपोज करो मेरे पे A है, इससे प्रोडक्ट बन रहा है B। ठीक है, तो वैसा फॉर्मूला ये होता है K = डायरेक्ट याद कर लो, डेरिवेशन नहीं आता है इसका, 2.303/T log A/A-X। डायरेक्ट लर्न कर लो इसको, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, बाकी अगर आप कहोगे तो मैं इसका पूरा का पूरा डेरिवेशन भी करा दूंगा। A moles of A
अब इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है A मोल्स पर लीटर, इसकी 0 है। आफ्टर टाइम T इसकी कंसंट्रेशन सपोज करो x बन जाएगी, तो इसकी कितनी बचेगी A माइनस एक्स। तो भाई रेट इजकल्स टू क्या बन जाएगा इसका K A की पावर 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो रेट इजकल्स टू K A आफ्टर टाइम T कितना बन जाता है A माइनस एक्स। तो रेट क्या होता है डिफरेंशियल फॉर्म में dx बाई डी टी इजकल्स टू K A माइनस एक्स। इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, तो मैं जब इसका इंटीग्रेशन करूंगा यहाँ पर T आएगा भाई dx बाई डी टी इजकल्स टू K A अपॉन A माइनस एक्स। तो dx बाय A माइनस एक्स, सेम फंक्शन को सेम साइड लेकर आओ, K dt इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो दोनों साइड का इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा log x log A माइनस एक्स इजकल टू KT। अब इसका d अपॉन dx करोगे तो ये आ जाएगा 0 माइनस 1, तो ये आ जाएगा माइनस log A माइनस एक्स KT प्लस C। इक्वेशन नंबर 1 C और कैलकुलेट कर लेना, फिर हो जाएगा। सो एट T इजकल टू 0, जब वैल्यू मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी T इजकल्स टू 0 पर x की वैल्यू क्या थी 0, तो इनिशियल कंडीशंस में इसमें ले रहा हूँ। इनिशियल कंडीशंस में क्या था T 0 तो x भी 0, इसमें पुट कर दो माइनस log A माइनस 0 इजकल टू K इंटू 0 प्लस C, ठीक है। तो C आ जाएगा माइनस log A, तो C की वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख दो इक्वेशन 1 में, तो ये बन जाएगा भाई माइनस log A माइनस एक्स इजकल टू KT प्लस C। एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो C की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस log A। अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस डेरिवेशन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो डायरेक्ट अब फॉर्मूला आएगा ना उसे कर लेना बस। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो फिर इसे पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो log A माइनस log A माइनस एक्स, तो log m माइनस log n, तो log m माइनस log n क्या हो जाएगा log m बाई n A अपॉन A माइनस एक्स। मुझे तो K कैलकुलेट करना है, तो K इजकल टू क्या आ जाएगा 1 बाई टी log A अपॉन A माइनस एक्स। अब यहाँ पर ये log E बेस में है, इसको 10 बेस में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से कन्वर्ट कर दूंगा मैं इसे, तो log 10 A अपॉन A माइनस एक्स। तो ये बन गया डेरिवेशन वेयर T इज टाइम, K इज रेट कांस्टेंट, A इज इनिशियल कंसंट्रेशन, A माइनस एक्स इज फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इनिशियल कंसंट्रेशन को कहीं कहीं पर R नोट लिखा हुआ मिलेगा और फाइनल कंसंट्रेशन को कहीं कहीं पे R लिखा मिलेगा। तो ये फॉर्मूला आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा K इजकल टू 2.303 अपॉन T log R नोट बाय R। अगर किसी में रिएक्टेंट A हो तो फिर वो R की जगह पर उस रिएक्टेंट को भी यूज कर लेते हैं। कहीं कहीं पे आपको फॉर्मूला ये भी लिखा मिलेगा K इजकल टू 2.303 अपॉन T log A नोट बाय A। इतनी सारे जो महाभारत बताई है, इसको याद करने के बजाय आप केवल एक सिंपल सा फॉर्मूला याद कर लो रेट कांस्टेंट का फर्स्ट ऑर्डर के लिए, वो ये रहा, ठीक है। K इजकल टू 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस एक्स। चलो भाई फर्स्ट ऑर्डर हो गया। अब करते हैं हम डिफरेंस बिटवीन मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो डिफरेंस करेंगे मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। सही है, चल हल्की सी हो गई यार टर्न, पर चलो कोई बात नहीं।
मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलो भी करें वन बाय वन। नंबर 1, it is defined as the number of reacting molecules in elementary reaction। तो elementary reaction में number of reacting molecules को बोलते हैं as the total। It is defined as the total number of reacting molecules। It is defined as the sum of powers of concentration terms in rate law एक्सप्रेशन या रेट इक्वेशन। रेट इक्वेशन में कंसंट्रेशन टर्म्स के पावर को। नंबर 2, इट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द chemical equation। It cannot calculated from the chemical equation। तो केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं भाई। दूसरा, मोलिकुलरिटी कभी जीरो नहीं हो सकती, कम से कम एक मोलिक्यूल तो रिएक्ट करेगा ही करेगा। इट कैन नॉट बी जीरो, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती भाई। इट कैन बी जीरो, ऑर्डर जीरो हो सकता है। क्यों? क्योंकि किसी रिएक्शन का जो रेट है क्या पता डिपेंड ना करे किसी पे भी, क्योंकि तुम ही हो। नंबर 4, इट कैन नॉट बी फ्रैक्शन, ये कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकती है। मोलिकुलरिटी का भी फ्रैक्शन नहीं हो सकती है। ऑर्डर फ्रैक्शन हो सकता है, इट कैन बी फ्रैक्शन। ये 1/2, 3/2, 5/2 कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये आएगा 1 मोलिक्यूल, 2 मोलिक्यूल, 3 मोलिक्यूल, 4 मोलिक्यूल। इट इज theoretical, it is theoretical concept। It is experimental, it is experimental concept। ठीक है, तो भाई ये हो गए डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी। आपको पहले लग रहा था मोलिकुलरिटी क्या है, ऑर्डर क्या है, एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो अब हम करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दी रिएक्शंस। एक चीज रह गई, उसको देख लो। ये जो मैंने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखवाई थी, ये थी जब रिएक्शन लिक्विड स्टेट में हो। ठीक है, लेकिन गैस फेज की रिएक्शन के लिए अलग होता है। फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन ये बहुत कम आता है। रेट कांस्टेंट फॉर गैस फेज रिएक्शन। गैस फेज रिएक्शन के लिए फर्स्ट ऑर्डर क्या बन जाएगा? तो अब देखो, जैसे ये बन जाएगा K = 2.303 अपॉन T। लो, जहां ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, यहां आ जाएगा इनिशियल प्रेशर Pi। जहां ये फाइनल कंसंट्रेशन है A-X, यहां आ जाएगा फाइनल प्रेशर 2Pi - Pt। इसको याद करना है आपको। ठीक है, K क्या है? रेट कांस्टेंट।
K इज रेट कांस्टेंट, PI क्या है, इनिशियल प्रेशर, टू पी आई माइनस PT फाइनल प्रेशर है, और PI तो तुम्हें पता ही है टोटल प्रेशर, PT है टोटल प्रेशर। तो ये दोनों वैल्यू आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, वैल्यू में उठा के रख देना, हो जाएगा। लेकिन ये जब के लिए एप्लीकेबल है जब रिएक्टेंट तुम्हारा एक हो और प्रोडक्ट बन रहे हो दो, A से B प्लस C, ठीक है। चलो, तो न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दी रिएक्शन। तो न्यूमेरिकल्स कराने से पहले एक टॉपिक करा देता हूं छोटा सा, क्योंकि फिर सारे न्यूमेरिकल्स एक साथ हो जाएंगे। उस टॉपिक को ले लेता हूं मैं, हाफ लाइफ। It is defined as the time, तो हाफ लाइफ क्या है, ये वो टाइम है इन विच हाफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, रिएक्टेंट की हाफ कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, वो है हाफ लाइफ। इट इज डिनोटेड बाय T हाफ, इसको T हाफ से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो अब देखो इसका फॉर्मूला होता है T हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन K। और ये भी बात याद रखना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। तो हाफ लाइफ ये नोट करके लिख लो, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is independent on initial concentration। ये नोट करके लिख लो, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन कहाँ आ रही है, फॉर्मूले में नहीं आ रही। तो हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करती है। एक बात और, इस रेट कांस्टेंट के फॉर्मूले को आप ऐसे लर्न भी करोगे, 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन K, इससे भी लर्न करोगे आप, ठीक है। जरूर इसे भी लर्न करना है, इट विल हेल्प यू इन दी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो सपोज करो मेरे पास A से बना है B, तो रेट कांस्टेंट क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर का, 2.303 अपॉन T लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। तो जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है R, वो हो जाएगी इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ। मतलब मान लो शुरू में अगर ये 100 थी, ये 0, तो 50 बनेगी ना। तो ये टाइम जिसमें ये 50 बनेगी वो हाफ लाइफ होगा। अब ये अगर R हो, R नोट हो, ये R हो, तो ये R जो होगा वो R नोट बाई 2 ही तो होगा। तो T मुझे निकालना है, तो T को मैं अब लिख दूंगा T हाफ। क्यों लिख दूंगा T हाफ, क्योंकि 2.303 क्या आ जाएगा अपॉन में, इनटू में लॉग R नोट, तो R नोट रहेगा ही रहेगा, और R की जगह को रिप्लेस कर दो आप R नोट बाई 2, तो R नोट से R नोट कैंसिल, T हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन K, 2 पर चला जाएगा log 2, और log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 अपॉन में K, ये हो गई T हाफ की वैल्यू, ठीक। अब इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर की दोनों वैल्यू को, तो ये आ जाएगा 0.693 अपॉन K, ये आ जाएगी हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। इसे भी लर्न करो, इसे भी लर्न करो, इन दोनों फॉर्मूले को लर्न करो। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना, अरे हाफ लाइफ तो मैंने शुरू किया था, रेट कांस्टेंट ऑफ गैस फेज भी वहीं करा दिया मैंने, स्लोप्स ये टॉपिक मैंने आगे करा दिए। चलो कोई बात नहीं, बहुत सारी चीजें करा दी मैंने। अब आपको न्यूमेरिकल्स कल कराता हूं, आज लिख लेते हैं बस फॉर्मूलेस के। एक तो फॉर्मूला मैं ये यूज करूंगा, K इक्वल टू R नोट माइनस R
अपॉन में t, ये है जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट, k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log r नोट बाय r, ये फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log pi अपॉन 2pi माइनस pt, यह फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर गैस फेज, ये गैस फेज रिएक्शन है। और लास्ट k इक्वल टू 0.693 अपॉन k और k इक्वल टू 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन में k आ गए दोनों जगह। यहाँ आएगा हाफ लाइफ, आएगा हाफ लाइफ। ऐसे हो जाता है जब इंसान पागल होने वाला होता है, तो ऐसे हो जाता है। देखो भाई, ये मैंने फॉर्मूले लिख दिए और इन फॉर्मूले से कल करेंगे हम न्यूमेरिकल्स। तो आज मैं टॉपिक छोड़ता हूँ न्यूमेरिकल्स पर, कल इस चैप्टर को कर दूंगा मैं खत्म। एंड टाटा बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, गुड लक। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के बाद सीधा PYQ में, और PYQ कर लेना। PYQ कर लोगे तो भाई मेरी जिम्मेदारी है अच्छे नंबर दिलवाने की, PYQ नहीं करोगे आपकी खुद की जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच।